बंगाल की सियासत भी किसी टीवी सीरियल से कम नहीं। एक्शन है, फैमिली ड्रामा है। जी हां, एक्शन है, फैमिली ड्रामा है। तू तड़ाक है, वार पलटवार है। सियासी पार्टियों में आपने टूट फूट तो देखी होगी। ये चुनावी बंगाल है, यहां परिवार भी टूट रहे हैं। जिसको लेकर मचा बवाल है, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। बंगाल में सियासी लड़ाई और बढ़ गई है। अमित शाह के 2 दिनों के बंगाल दौरे के बाद अब ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर हैं। ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर एक के बाद एक हमले बोले, जिसके बाद ये लड़ाई ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर बनाम कैलाश विजयवर्गीय पर आ टिकी है। कैसे बैटल ऑफ बंगाल ने अब नया और रोचक मोड़ ले लिया है, जानने के लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कि राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी है। भारत माता के, भारत माता के। बड़े परिवर्तन है, भतीजे की दादागिरी समाप्त करना। आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वॉर का क्लियर कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले। शाह और ममता बनर्जी में चल रही ये जुबानी जंग बता रही है कि बंगाल में 2021 में क्या होने वाला है। चुनाव अगले साल है, लेकिन बंगाल में बीजेपी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे पर थे। इस दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर कई हमले किए। बंगाल में गुंडाराज और भ्रष्टाचार की बात की। कि राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। साइक्लोन के राहत का जो पैसा देना होता है, भारत सरकार जो भेजती है, उसमें भी सत्ताधारी दल ने अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग कर बेफाम भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए खाना भेजा कोरोना के काल में 9 महीने तक, उसके पूरे की पूरी बोरियां गायब हो गई। अमित शाह के बंगाल से जाने के बाद ममता बनर्जी ने उन पर पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता ने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही अमित शाह पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। আমি अमित जी के बोलबो, अमित जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वॉर का क्लियर कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले। जिसको अंदाजा आपका नहीं है, आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए। बंगाल में हो रहे वार पलटवार के बीच ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मैदान में कूद गए। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके दावा किया कि चुनाव में बीजेपी दहाई के आंकड़े भी नहीं छू पाएगी। प्रशांत किशोर टीएमसी के रणनीतिकार, मीडिया का एक वर्ग बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ है कि बीजेपी दहाई के आंकड़े के लिए भी संघर्ष कर रही है। अगर बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार करती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर के ट्वीट के बाद बीजेपी और टीएमसी में ट्विटर वॉर छिड़ गया। प्रशांत किशोर का जवाब देते हुए बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा कि बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार होना पड़ेगा। बंगाल की लड़ाई में टीएमसी और बीजेपी में नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी चालू है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने टीएमसी का दामन थामा तो उनकी आपसी लड़ाई भी बढ़ गई।
जानकारी के मुताबिक उनकी पत्नी के टीएमसी से जुड़ने के बाद बीजेपी सांसद सौमित्र खान अब तलाक लेने की सोच रहे हैं। उन्होंने पत्नी सुजाता को तलाक नोटिस भेजने का फैसला कर लिया है। सौमित्र खान विष्णुपुर से सांसद हैं और साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। 2-3 महीना मेरे से थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ था, झगड़ा तो कभी होता। मैंने उसको बोला तृणमूल कांग्रेस को हटा के जो करेंगे, तृणमूल कांग्रेस को हटा के तुमको हम, हो सकता है मैं कुछ बन जाए, क्या तू कुछ बन जाए, लेकिन तेरे को तो सब कुछ मिलेगा। नौकरी भी नहीं था जब तृणमूल कांग्रेस उसका नौकरी छीन लिया था। मैंने मेरा सैलरी से 70,000 एक तारीख भेजा था, जिस जैसे उसको पता नहीं चले उसने इसको सैलरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा दोनों से कभी हुआ ही नहीं ऐसे झगड़ा। मैंने कभी सोचा नहीं कि इसके लिए प्रेस मीट करूं। लेकिन हाँ, तृणमूल कांग्रेस जज बहुत बड़ा चोर है, ये भी हमको पता चला। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के पहले बात बोल देता हूं, मेरा सब कुछ चला जाए, मेरा जिंदगी चला जाए, मेरा बीवी चला गया ठीक है, मेरा जिंदगी भी चला जाए, मैं सुजाता को डिवोर्स भी नोटिस आज भेज रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस का साथ हम लड़ाई करेंगे, उसका विरोध लड़ाई करेंगे। हम 12 आवर्स परिश्रम करते थे, आज 24 आवर्स परिश्रम करेंगे, जिंदगी भर लड़ाई करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। बैटल ऑफ बंगाल ने एक रोचक मोड़ ले लिया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी बंगाल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, उससे साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए इस बार बीजेपी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने देखा हमारी रिपोर्ट में। जी हाँ, अगर तू डाल तो मैं पात, वार पलटवार, काउंटर स्ट्रैटेजी कहते हैं इसे। जी हाँ, इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ सियासी नुमाइंदे हैं। सियासी नुमाइंदों से हम पूछेंगे कि आखिर बंगाल में जो चल रहा है, इसके पीछे जिस तरह से बात हो रही है दहाई, जी हाँ, दहाई का आंकड़ा पीके के ट्वीट में कहाँ है, मैं शिवम त्यागी से पूछूंगा। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए युवा नेता, जी हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता, दमदार पक्ष रखते हैं, ऐसे शिवम त्यागी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कोरोना काल में बड़े लंबे समय बाद स्टूडियो आए हैं। जी हाँ, बड़े शालीन अंदाज में। आमतौर पर जो टीएमसी की छवि है, उस छवि से अलग, जी हाँ, तौसीफ, एडवोकेट तौसीफ खान, बड़े शालीन अंदाज में। अगर शिवम उत्तेजित भी हो जाएंगे तो तौसीफ की आवाज में आप देखेंगे जैसा वो बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे। ऐसे टीएमसी समर्थक एडवोकेट तौसीफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मित्र प्रकाश, बड़ी मित्रता से। जी हाँ, आप किसके मित्र बनेंगे ये अभी साफ नहीं है। क्या टीएमसी आपके साथ होगी, कांग्रेस आपके साथ होकर आप टीएमसी के हो जाएंगे, ये पता नहीं, लेकिन मित्रता के साथ देश का सवाल में आप शिरकत कर रहे हैं। आपका स्वागत है। प्रेम कुमार जी, जी हाँ, प्रेम कुमार जी बड़े प्रेम से अपनी बात रखते हैं और उनकी बातों में धार भी होती है। राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन विचारधारा कांग्रेस के आसपास घूमती है। सबसे पहले शिवम त्यागी, आपसे मेरा सवाल, पीके का जो ट्वीट है, ये ट्वीट क्या कहता है, 10 सीट या 99? धन्यवाद मनीष जी। मुझे लगता है कि ट्वीट उनका ये कहता है कि वो शायद वो लिखना भूल गए कि कहीं ना कहीं जो डबल डिजिट की वो बात कर रहे हैं, उतने नेता नहीं रह जाएंगे टीएमसी में। आज के हालात को अगर देखा जाए तो बेहतर होता कि वो अपनी पार्टी, जिसको वो सलाह दे रहे हैं, जिसको वो एडवाइस कर रहे हैं, उस पार्टी की हालात ये है कि अगर डबल डिजिट से आगे नेता ढूंढने की जरूरत पड़े तो वो नहीं मिलेगी, और वो दिन दूर नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, जिस तरह से नेता इधर से उधर आए हैं, जिस तरह से उनकी विचारधारा से लोग अलग हट रहे हैं, ये बात साफ है कि वो दिन दूर नहीं जब बुआ और भतीजा सिर्फ 2 ही पार्टी में रह जाएंगे। क्योंकि हिटलर शाही इस पूरी दुनिया ने रिजेक्ट की है। कहीं ना कहीं जिस तरह से वेस्ट बंगाल ने अपना मूड बना लिया है, जनता ने अपना मूड बना लिया है, मुझे लगता है पीके को आज भी सिर्फ यही लगता है कि एक मीडिया का सेक्शन है। साहब, वहां पर हजारों हजार लाखों लाख लोग थे, क्या वो आपने नहीं देखे? क्या वो मीडिया था? शिवम, मेरा सवाल आपसे है, आपने बगावत की आग लगाई टीएमसी में, आपने लगाई नहीं लगाई, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं। आपने वहां से 10-12 लोग अपने यहां ले आए, ठीक है, लेकिन जो ममता ने कार्ड खेला है, काउंटर स्ट्रेटेजी देखी आपने?
घर टूट रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मनीष जी, 80 के दशक में ये पूरा देश जो है, पूरी जनता जो है कांग्रेस की थी। आज 2020 में पूरी जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप मुझे एक चीज बताइए, जब जनता अपना पक्ष बदल सकती है, समय के साथ विकास की तरफ चल सकती है, तो उसी जनता को रिप्रेजेंट करने वाला उसका नेता क्यों नहीं बदल सकता? और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा काउंटर स्ट्रैटेजी की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आंधी है वेस्ट बंगाल में, आप ऐसी इस तरह की चीजें कर सकते हैं, जैसा कि अभी सौमित्रा खान जी ने भी कहा कि घर टूटा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समय रहते बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो भी वापस आ जाएं। इसके साथ साथ आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप जब लिस्ट लेकर बैठेंगे तो शायद आपको 2 या 3 ही नाम ना मिले टीएमसी में, इसके अलावा नेता ही नहीं रह जाएंगे। आज की सिचुएशन ये कहती है, इलेक्शन अभी दूर है, आप धीरे धीरे देखिए होता है क्या। ये आज की तैयारी नहीं है, 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये 2014 से जब से हम काम कर रहे हैं उसी का ये असर है, उसी का ये फल है जो आदरणीय अमित शाह जी की रैली में आपने सड़कों पर देखा। लेकिन आप लोकसभा चुनाव में मिली जीत को आप विधानसभा से जोड़कर नहीं देख सकते, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। शिवम, मैं आऊंगा आपके पास। एडवोकेट तौसीफ खान साहब टीएमसी समर्थक हैं, लड़ाई आर पार की है तौसीफ जी, और लड़ाई आर पार की है। ऐसे में दीदी जो कहें, दीदी के रणनीतिकार ने कह दिया दहाई का आंकड़ा पार नहीं होगा। अब दहाई वो 10 भी होता है और 99 भी होता है। थोड़ा इसको साफ करें, फिर मैं पूछूंगा कि आखिर रणनीति के जानकार, रणनीति के क्षत्रप और चाणक्य शरद पवार से दीदी की क्या बात हुई, ये बाद में, लेकिन पहले सवाल का जवाब तौसीफ साहब। देखिए, आदमी को हमेशा चाहिए कि वो अपना ह्यूमिलिटी रखे, बड़ी बड़ी बात ना बोले। जब अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कह दिया कि वो 200 से ज्यादा सीट लेकर के चले आएंगे बंगाल असेंबली में, और जो कि बंगाल असेंबली में टोटल 294 सीट है, जिसमें आज के डेट में 200 से ज्यादा ममता बनर्जी की हुकूमत में 200 से ज्यादा सीट है ममता बनर्जी के पास में। तो अगर वो ये कह देते कि हाँ हम मेजॉरिटी के साथ में आएंगे, फिर भी बंगाल की जनता कहते कि ठीक है आप सपने देखिए, लेकिन आप दावा करते हैं मेजॉरिटी का। अमित शाह ने जो दावा कर दिया 200 से ज्यादा सीट का, तो ये हो गया बड़ी बड़ी बातें कहना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे बंगाल की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है ममता बनर्जी को 2011 में, 2016 में, वो आशीर्वाद आज भी ममता बनर्जी के साथ है। भले ही कुछ एमएलए बीजेपी के कैंप में ज्वाइन कर लिए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि उस क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र का वोट भी कन्वर्ट हो गया हो। वोट जो ममता बनर्जी को दिया जाता था जनता द्वारा, वो आज भी उनके साथ है। तौसीफ जी, तौसीफ जी, कुछ एमएलए नहीं, यहाँ शिवम बैठे हैं, इसलिए शिवम कह रहे हैं कि ममता दीदी और भतीजे अकेले रह जाएंगे। गृह मंत्री ने भी कहा है, और अभी फहरिस्त बहुत लंबी है, सूची में कई ऐसे नाम हैं जिसमें विधायक ही नहीं मंत्री भी कई छोड़कर आने में, इस पाले में इस ओर कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी कुछ ही दिनों, 1-2 दिन की डेवलपमेंट में फिर गिना दूं कि आसनसोल से जो विधायक थे उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, तृणमूल पार्टी छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, 1 दिन बाद वो वापस तृणमूल में चले आए। और आज का जो न्यूज सुबह से चल रहा है कि बीजेपी एमपी के जो पत्नी है, और ये ऐसी पत्नी की सिर्फ नाम की पत्नी नहीं है, ये जब 2019 में इलेक्शन हुआ था तो इन्होंने पूरा कैंपेन चलाया। तौसीफ भाई, एक चीज बताइए, अगर जनता का मैंडेट आप सही में मानते हैं और उसको सर आंखों पर रखते हैं और 2011 और 2016 की बात करते हैं, तो 2019 को क्यों भूल जाते हैं? अगर 19 उन्हीं लोकसभा सीटों को मैं कन्वर्ट करके विधानसभा में लेकर आ जाऊं तो भी 122 सीटें बैठती हैं। और 2019 से आज के माहौल में आपको असर दिखाई दे रहा होगा, आपके कितने बड़े बड़े नेता छोड़कर चले गए। और उससे इंपॉर्टेंट चीज, आपने कहा कि वोट ममता दीदी के नाम पर मिलता था, तो क्या जो ये नेता छोड़कर गए हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं थी? जब तक ये आपकी पार्टी में थे तो तब तक बहुत बड़े नेता थे, आज ये छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए, तो आप कहते हैं कि ये कोई नेता ही नहीं थे, वोट तो सिर्फ मिलता था दीदी के नाम पर। ये साफ कर लेते हैं तौसीफ खान साहब। सबसे पहले तो आप ये बात को साफ कर दीजिए, जिस तरह से आप लोग आरोप लगाते रहे, जी हां, लगातार आरोप लगाए कि बीजेपी में आपके नेता गए, बीजेपी में अगर आपके नेता गए तो वो साफ सुथरे, तो ये तय कर दीजिए वॉशिंग मशीन कौन है और ड्राई क्लीनर कौन है, ये साफ करिए। शिवम आप भी और तौसीफ आप भी।
देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था। इसमें वॉशिंग मशीन वाली कोई बात ही नहीं है। आप अपने मत के हिसाब से अपनी पार्टी चुन सकते हैं। ये मेरे देश का कानून, ये मेरे देश का संविधान मुझे अधिकार देता है। मैंने कहा नेता अगर जनता कर सकती है तो नेता भी कर सकते हैं, वो भी उन्हीं की आवाज होती है। मैं बताऊं बिल्कुल वॉशिंग मशीन वाली बात है, और इस बात को तो बंगाल आप ड्राई क्लीनर हैं, आप ड्राई क्लीनर हैं। नहीं, बंगाल की जनता समझ रही है कि बीजेपी जो है वो वॉशिंग मशीन बनने का काम कर रही है, और बंगाल की जनता इसका जवाब देगी वोट के जरिए। तो मतलब आप ये मानते हैं कि आपके जो नेता 10 साल आपके साथ थे वो बहुत करप्ट थे, अब वो साफ हो जाएंगे? करप्ट नेताओं के साथ लेकर आप सरकार चला रहे थे? नहीं, देखिए, धीरज रखिए, जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे मेरी मैं बात तो सवाल कंप्लीट पूछ रहा हूं करने जनाब, दीजिए। सवाल तो पूछने का तो अधिकार है ना। नहीं, आपका बिल्कुल आपका अधिकार है, आपका अधिकार को मिस यूज मत कीजिए। तरीके जब वक्त आएगा तब आप सवाल कीजिए। आप सही कह रहे हैं तौसीफ। ये है शिवम कि सौमित्रा खान, मैं बात बोल दूं, मैं एक बात कह रहा था कि सौमित्रा खान जो एमपी थे, एमपी के वक्त में कोर्ट से आदेश हुआ था, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुसने से मना कर दिया गया था। ऐसे दौर में उनकी पत्नी ने कैंपेनिंग किया, जनता उनकी पत्नी पे भरोसा की, जनता उनकी पत्नी को देखी, और आज उनकी पत्नी उनसे नाराज है कि भाई बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी आ गए हैं, बीजेपी में 6 दावेदार हैं चीफ मिनिस्टर के, इसलिए वो बीजेपी छोड़ करके तृणमूल ज्वाइन की है, वो दीदी का झंडा उठाती है। इसका नुकसान किसको होगा? मैं समझ सकता हूँ तौसीफ साहब, जनाब तौसीफ, मैं समझ सकता हूँ आप पे दोहरी जिम्मेदारी है। आप तो पेशे से वकील हैं, और जैसा कि सौमित्र खान ने कहा है, उन्होंने सुजाता को डाइवोर्स नोटिस भी भेजा है, तो उसका जवाब भी आपको तय करना होगा। आपने मेरा एक जवाब नहीं दिया कि आखिर शरद पवार से क्या बात हुई दीदी की? शरद पवार से क्या बात हुई है ये तो दीदी खुद ही अपना स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट में दे देंगी। और अगर शरद पवार से बात हुई है तो इससे बीजेपी में कैंप में घबराहट क्यों है, बीजेपी कैंप में खलबली क्यों है? बीजेपी तो दावा कर रही है कि 200 सीट लेकर के आएगी। तो आज उनके जब एमपी के पत्नी जब वापस आ रही है, जब 2 दिन पहले आसनसोल के एमएलए जो उनको ज्वाइन करने वाले थे वो वापस चले गए, और आज जब बीजेपी में देखिए, आज कल कई घटना, आज वीडियो वायरल है कि जिस स्टेज में दिलीप घोष आने वाले थे, उस स्टेज में उनके आने से पहले 2 गुटों में बीजेपी के एक जो पुराने कार्यकर्ता है और एक जो बीजेपी के नए कार्यकर्ता है आपस में लड़ पड़े। तो बीजेपी में फूट हो रही है कि आप नए लोगों को ले रहे हैं, हम पुराने लोग क्या करेंगे। तो इस तरीके से बीजेपी कैंप डिवाइडेड है, भागम भाग और टूट फूट होता है, ये भागम भाग और टूट फूट, तौसीफ साहब, जनाब तौसीफ साहब, ये टूट फूट चलती रहेगी। प्रेम कुमार जी, शरद पवार साहब की ममता से बातचीत, आपकी नजर में क्या लगता है? क्या शरद पवार एक ऐसा खेमा बनाएंगे कि सारा विपक्ष बीजेपी के सामने? राजनीतिक करवट लेती है, ये अतीत में जो भी हमने देखा है उसमें पाया गया है। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव में उनका योगदान जो है अधिक से अधिक ये हो सकता है कि जो बीजेपी के विरोध, वहां जो ट्रायंगुलर दिख रहा है कि बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट और कांग्रेस और दूसरे लोग, तो जो 3 खंबे दिख रहे हैं उसमें किस तरह से एक गठबंधन की संभावना बने, इसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये भूमिका है, लेकिन ये अभी इस बारे में कुछ बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल जो हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे देख रहे हैं, वो जो 2 अतिशयोक्ति सामने है, एक 200 पार का और एक दहाई आंकड़े वाला। आप देखेंगे कि पीके जी ये भी एनडीए के साथी रहे, जेडीयू में थे, इवन गुजरात के समय से नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे रणनीतिकार, और एक रणनीतिकार के रूप में देश में स्थापित हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ काम किया, दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ काम किया, जगन रेड्डी जी के साथ काम किया। ये सब सफलताएं हैं। कांग्रेस के भी खैवनहार बने थे ये। नहीं, वो बीच में छोड़कर चले गए थे, खिवनहार नहीं बन पाए थे, लेकिन उनके साथ एक सफलता लेकिन ज्यादातर सफलता का इतिहास है, और एक बड़े रणनीतिकार हैं। लेकिन रणनीतिकार होते होते जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो ये जाहिर तौर पर ये उनकी भी परीक्षा होगी। जैसे अमित शाह की परीक्षा होगी, वैसे पीके की भी परीक्षा होगी। मगर एक बात मैं महत्वपूर्ण बोलना चाहता हूं, वो मुझे पता है कि आप दूसरे भी पैनलिस्ट के पास जाना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात बोलना
चाहता हूं कि कल जब अमित शाह जी जब भोज खा रहे थे, अनाज खा रहे थे, तो उस समय क्या है कि टीवी जो चैनल में पहले कौर से लेके अंतिम कौर तक का जो लाइव हुआ, तो लास्ट में जो मैंने अमित शाह जी के पत्तल पर देखा, जो चावल, जो सब्जी जो छूटी हुई थी, एक गृह मंत्री के पत्तल पर अनाज छूटा हुआ था, जूठन छूटा हुआ था, उस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि इस देश में एक तरफ हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है और हमारा जो गृह मंत्री है पूरे देश को मैसेज दे रहा है कि देखो मैं जूठन छोड़ता हूं। ये बहुत खराब बात हुई है, इस ओर किसी ने ध्यान दिलाया नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं प्रेम कुमार जी के से कि मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं वो मीडिया की कवरेज पर टिप्पणी करेंगे, तो पहले तो मैं उसका जवाब आपको दे देना चाहता हूं कि इस देश में हमने मीडिया को लेकर ऐसा समय भी देखा है जहां पर एक एक्टर की फिल्में नहीं चलने दी जाती थी, पहली बात। दूसरा, जब आपने कहा कुपोषण को आप अपने एक एंगल से उसको जोड़ना चाहते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तमाम प्रोग्राम्स के बाद अगर इस देश के गृह मंत्री जी अगर मीडिया को ना कोसे, नहीं बिल्कुल, मैं तो कोस ही नहीं रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। उल्टा साहब, मीडिया को मैं क्यों कोसूंगा? मीडिया को कोसने का वाला काम तो जो है विपक्ष का है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जब लगातार प्रोग्राम्स में होते हैं, समय समय पर जगह जगह जनता जो है अपने स्तर के हिसाब से अपने नेता को जो है चाय देती है, खाना देती है। अब अगर आपको लगता है उसमें कि एक नेता जो है जो अपने लिमिट के आधार पर खा सकते हैं, आपको उसमें भी ओछी राजनीति करनी है और टिप्पणी करनी है, तो वो मसला अलग हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि मुझे इस बात की खुशी हुई कि आपने वो पूरा कवरेज इंडिया न्यूज पर लाइव देखा। ये खुशी हुई मुझे कि आप अपने देश के गृह मंत्री को इतना करीब से देख रहे थे। ये खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ऑब्जर्व कर रही है कि आदरणीय अमित शाह जी किस तरह से सारी चीजों को मूव करते हैं। ये देख सुनकर मुझे अच्छा लगा। शिवम त्यागी, प्रेम जी, नरेंद्र मोदी सरकार एक एक अनाज का दाना बचाने के लिए कैंपेन चला रही थी, याद है ना? मन की बात में उन्होंने कहा था। प्रेम जी, खान पान वाली सियासत है बंगाल में, एक खान पान वाली सियासत है। और जो शिवम ने कहा, मुझे लगता है एक मनोहार शब्द होता है कि मान मनोवल के साथ बार बार परोसा जाता है पत्तल में। शिवम का शायद ये कहने का मतलब है कि बार बार परोसा जा रहा था, लाड़ दुराड़ था, इसलिए ये मनोहार के तहत जितना खा सकते थे खाए। आखिरी कौर के बाद जो पत्तल पर जूठन छूटा, ये हिंदुस्तान की आबादी जो भूखी है, प्रेम जी, जो मैं आऊंगा। प्रेम जी, मेरा पहला पड़ाव है, पहला पड़ाव है। पहले पड़ाव में मेरे साथ दो और मेहमान अभी बाकी हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर रंजन भट्टाचार्य साहब, बंगाल मामलों के जानकार और बड़ी पैनी नजर से वो अपनी टिप्पणी और विश्लेषण करते हैं, वो हमारे साथ हैं। मित्र प्रकाश भी हैं। मित्र प्रकाश जी, शरद पवार साहब से ममता दीदी की बातचीत, आपको नहीं लगता कि एक नई मित्रता का एंगल, क्योंकि यह नहीं माना जा रहा कि ममता बनर्जी का संघर्ष दिलीप घोष से है, ममता बनर्जी का संघर्ष अमित शाह और देश में सबसे बड़ी पार्टी जिसकी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से है? पहले तो आपके मैं बड़े डिबेट आपकी बड़े ध्यान से सुन रहा था और बड़े सलीके से ये डिबेट चल रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता बड़े ही आसानी से अपनी बातों को रख रहे थे। तो पहले जो कुछ सवाल थे उसी को कर लेते हैं। मेरा कैमरा शायद इधर उधर गुजारा है, हम कर लेते हैं। जैसे मेरा ये कहना था शिवम त्यागी जी से कि शिवम त्यागी जी ये बताएं कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है मित्र प्रकाश जी। मित्र प्रकाश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रंजन भट्टाचार्य साहब हमारे साथ हैं। रंजन साहब, मेरा सवाल आपसे, लड़ाई आर पार की है, बीजेपी के दावे में दम है या पीके के भविष्य दृष्टा होने पर? रंजन साहब, देखिए, सवाल इस बात की है कि आपको सुनाई दे रहा है मेरा बात? जी आ रही है, आप दिखाई भी दे रहे हैं। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है? दे रहे हैं, आप दिखाई भी दे रहे हैं। अच्छा, बात ऐसा है कि देखिए, चुनाव में भागीदारी जो उम्मीदवार होते हैं डिफरेंट पार्टी की, वो होते हैं, और सारे पॉलिटिकल पार्टी की, और जो वोटर है वो देते हैं। बाकी जो एक टिप्पणी काटते हैं पक्ष में या विपक्ष में, वो कोई माने नहीं रखता है। जैसे लोग कहते हैं कि 294 सीट है,
उसमें हम 200 लेके चले जाएंगे। हाँ, ले जाइए भैया, आपका डेमोक्रेटिक राइट है कहने का, आप कह दीजिए। और कोई बोले कि हम उससे भी ज्यादा ले जाएंगे तो वो भी ले जाइए। सवाल इस बात की है भैया, डिसाइड तो वोटर करेंगे, आप तो नहीं करेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी की लीडर भी नहीं करते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी की लीडर आइडियोलॉजी की कोई इज्जत नहीं करते हैं, जो हम इस आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, चुनाव का पहले वो कुछ भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको कुछ ऑफर करते हैं बेटर, तो वो उस तरफ भागते हैं और उसको लेके मीडिया बहुत ज्यादा पब्लिसिटी देते हैं। सवाल इस बात की है, वो खुद लीडर भागते हैं, उसका साथ वोटर नहीं भागते हैं, उसका साथ वोट देने वाला विचार करके फिर वोट डालते हैं। अगर कोई सोचते हैं क्या हिंदुस्तान में या बंगाल में ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर है अदर देन ममता बनर्जी जिसकी कहने पे वोटर अपना डिसीजन चेंज करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो गलत सोच है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है जिसको लेके इतना बड़ा चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि वोट जब होगा, चुनाव जब होगा, उसका बाद आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा कि ये लोग कोई रेलेवेंट सवाल और जवाब लेके डिस्कस नहीं कर रहे। रंजन साहब, आपको नहीं लगता कि पीके की भी जो बात है, ये दोनों तरफ से बड़बोलापन है? एक ने 200 की बात की तो दूसरे ने कह दिया कि आप जो एक शून्य लगा रहे हैं, आप डबल डिजिट में भी नहीं आ पाएंगे। वो तो मैं आपको कह रहा था ना कि जेन्युइनली वोटर डिसाइड करते हैं कि कौन कितना वोट मिलेगा किसको और कौन किसको नहीं मिलेगा। उसमें हम और आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, किसी के पक्ष में भी नहीं बोलने का, किसी के विपक्ष में भी नहीं बोलने का। जी हाँ, ये होती है एक विश्लेषक की भूमिका। शिवम त्यागी 200 के दावे में दम नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं मनीष जी, यहां पर सभी बहुत ही प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, सबने मुझसे ज्यादा चुनाव देखे हैं, जितनी मेरी उम्र है उतने तो सबने चुनाव देखे हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं शालीनता से कि जिस दिन से इस देश में इलेक्शंस चालू हुए हैं, क्या पार्टियां अपने मैनिफेस्टो नहीं बनाती? क्या वो सीटें प्रोजेक्ट नहीं करती? क्या वो जनता के बीच में जाकर नहीं कहती कि हम 200 लाएंगे, हम 300 लाएंगे? यूपी में 403 थी, हम 325 लेकर आए, हमने 300 का लक्ष्य रखा था। 2019 में हमने कहा था अब की बार 300 पार, हमने किया। आज फिर हम एक मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो इसमें इतना हड़बड़ाना और ये कहना कि ये गलत है, आप तय नहीं करते, आप डिसाइड नहीं करते, हमें पता है हम डिसाइड नहीं करते, लेकिन ये हमारा एजेंडा है, हम इसके लिए एस्पायर करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही इलेक्शंस होते हैं। तौसीफ से जवाब ले लेते हैं। तौसीफ साहब, टीएमसी हैबत में है, टीएमसी का नेतृत्व ममता दीदी के हाथ में है, वो हैबत में है क्योंकि बीजेपी का बढ़ता जनाधार, चाहे रोड शो ले ले या जिस तरह से तस्वीरें आती है रैलियों में, उसको लेकर आप लोग हड़बड़ाए हुए हैं। शिवम कह रहे हैं नहीं, देखिए, जब ममता बनर्जी गवर्नमेंट में आई थी तो उस वक्त एक पूरा जन आंदोलन चला था। सिंगूर और नंदीग्राम का मामला हुआ था, किसान का मामला हुआ था। ममता बनर्जी ने एक हंगर स्ट्राइक किया और पूरा जो लोगों का जो सपोर्ट था, लोगों का जो एक कॉज था, उसके लिए ममता बनर्जी लड़ी थी, हर वक्त लोगों के साथ दिखाई देती थी। आज हमारे बीजेपी के पास में वो जो दावा करते हैं, उन्होंने क्या किया? पहली बात तो ये सारे टूरिस्ट मंत्री हैं, ये टूर पे आते हैं दिल्ली से या मध्य प्रदेश से, थोड़े दिन घूमते फिरते वापस चले आते। मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा पब्लिक का मुद्दा है, कौन सा ऐसा जन आंदोलन चल रहा है? ममता दीदी जब कांग्रेस में थी, नरसिम्हा राव साहब आते थे, कांग्रेस के नेता आते थे, तो वो क्या था? मैं कह रहा हूं कि जब ममता बनर्जी के गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट आने में क्या वजह था? गवर्नमेंट आने का वजह था एक जन आंदोलन था, एक जनता में आक्रोश था। जनता ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया, जनता ने कहा कि हाँ बदलाव होना चाहिए, और यहां तक के लेफ्ट ने भी माना था कि हाँ हमसे भूल हो गई नंदीग्राम और सिंगूर में। आज कौन सा ऐसा मास मूवमेंट चल रहा है, कौन सा ऐसा मुद्दा है, कौन सा कहां पे लोगों के कॉज में तो ये जुड़ ही नहीं रहे। मुझे ब्रेक पर जाना है हेडलाइंस के लिए। जी, मुझे ब्रेक पर जाना है हेडलाइंस के लिए, सुर्खियों का वक्त है तौसीफ साहब। लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी ममता दीदी के खिलाफ है। जिस तरह से घपले घोटालों की बात होती है, कट मनी कल्चर है, तो शायद बाद में ये ना कहना पड़े कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा
हमका मिली। अब वक्त है सुर्खियों के बाद देश का सवाल में। जी हां, बंगाल की सियासत को लेकर, बवाल को लेकर देश का सवाल है। फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे साथ सारे सियासी मेहमान जुड़े हुए हैं। मित्र प्रकाश, जो कि हमसे पहले पड़ाव में नहीं अपनी बात रख पाए थे। मित्र जी, मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखें और फिर उसके बाद मैं तमाम सवालों के साथ दूसरे मेहमानों की ओर आगे बढ़ूं। अगर मेरी आवाज मिल रही है तो मैं शुरू करूं? जी हां, मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए सर, मुझे मित्र प्रकाश जी की आवाज में कोई तकनीकी खराबी है, हमारे सहयोगी इसे ठीक करेंगे, तब तक हम चलते हैं। जी हां, तौसीफ साहब, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं शिवम और प्रेम कुमार जी के पास आऊं। कि उस जमाने में जब यहाँ पे परिवर्तन आया, जब यहाँ पे सरकारें बदली, उस वक्त एक जन आंदोलन चल रहा था और जन आंदोलन का नेतृत्व चला गया था ममता बनर्जी के हाथ में। वो पूरा इमोशन था, पूरे लोग उनके साथ थे। आज कौन सा जन आंदोलन चल रहा है? आज तो जो बीजेपी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाने में लगी हुई है। आप देखिए, आज फिर ममता बनर्जी ने केंद्रीय एग्रीकल्चर कृषि मंत्री को लिखा है और कहा है कि भाई आप पैसा रिलीज कीजिए, जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए। यहाँ जो जनता की जो विषय है कि स्टेट गवर्नमेंट का कितना रुपया बकाया सेंटर के पास। तौसीफ साहब, आज जो ममता दीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने मिला और जो खबरें आती है और लगातार हम लोग, हमारे संवाददाता जो वहां से रिपोर्ट देते हैं, उसके मुताबिक तो आप तो कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। काउंटर स्ट्रेटेजी के तहत आप भी, ममता दीदी की रैली बोलपुर से शुरू होगी। ममता दीदी ने कहा मैं भी बोलपुर में रैली करूंगी। तो आप नया क्या कर रहे हैं कि आप जनता के बीच जाकर ये कहें कि हम वो नहीं कर रहे जो बीजेपी कर रही है? नहीं, हमें तो करना पड़ेगा। बीजेपी आती है, झूठ फैला देती है, तो उस झूठ को काटने तो मतलब आप मानते हैं कि जो चीजें हम चला रहे हैं आप उसमें आ रहे हैं। मतलब ये तो ऐसा हुआ मनीष जी के बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई तो हमारे पास कुछ नया तो नहीं है, चलो इसी को कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब बीजेपी वहां पर आई, बोलपुर में आई, तो ममता दीदी भी जाएंगी, शुभेंदु जी आए हमारे साइड, तो फिर उसके बाद क्या है कि पूरे के पूरे साउथ में आप रैलियां करेंगे, उसके बाद 3 दिन वहां पर लगातार रहेंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी जमीन हिली हुई है। और एक और चीज इन्होंने कहा कि 2008-9 में एक जन आंदोलन था, आज क्या है? साहब, जब आप ऐसा कहते हैं तो 2019 के जनता के ही दिए हुए मैंडेट का अपमान करते हैं। और जब आप ये कहते हैं कि बाहरी लोग आते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाकर चले जाते हैं, मतलब इसी बंगाल में रोहिंग्यास का तो स्वागत है, बांग्लादेशीज का स्वागत है, लेकिन मेरे ही देश के गृह मंत्री आते हैं तो आप बाहरी हो जाते हैं। मतलब बंगाल से इतना प्यार, और हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो बाहरी हो गए। बाहरी जो बोला जाता है उसका मतलब समझिए। जब 2019 में अमित शाह जी आए, वो अपने रैली में कहते हैं बंगाल कंगाल। वो रोड शो करते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का मूर्ति तोड़ दिया जाता है। वो आते हैं, बिरसा मुंडा का मूर्ति कहकर के नमन करते हैं। मूर्ति किसने तोड़ी, क्या तोड़ी, वो आपके सामने है। आप लॉ एंड ऑर्डर चला नहीं पाते। अब देखिए ना एक चीज, तौसीफ जी, कमिश्नर के साथ आप जो है धरने पर बैठ जाते हैं, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हो जाता है, आपकी पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे पाती, आप कुछ कर ही नहीं पाते। इतना इनकॉम्पिटेंट आपका एडमिनिस्ट्रेशन है कि आप उसको ठीक से चला नहीं पाते। आप उस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से चलाइए ना। हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, हमने हरियाणा में चुनाव लड़ा, हम झारखंड में हारे, हम हरियाणा में जाकर जीते। आप मुझे एक चीज बताइए, कहीं पर किसी पार्टी के नेता पर इस तरह से हमला हुआ क्या? नहीं हुआ। हम तो पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, आपसे एक राज्य की पुलिस नहीं संभाली जा रही। यही तो जरूरत है कि आपको जाना पड़ेगा। शिवम, तौसीफ का जवाब ले लेते हैं। जी हाँ, तौसीफ जी अपना जवाब दें। मित्र प्रकाश एक बार फिर जुड़ चुके हैं, तो मैं उनके पास जाऊं, वरना वो कह देंगे अन्याय हो रहा है। देश के सवाल का मंच है, निष्पक्ष मंच है, और उनकी भी राय लेना जरूरी है। तो बहस हो रही थी कि बीजेपी कैसे बाहरी है। बीजेपी को कल्चर नहीं मालूम बंगाल का, बंगाली लोगों से, बंगाली माटी मानुष से, बंगाली मानुष से डिस्कनेक्ट है। उसका मैंने आपको 3 उदाहरण दिया कि बंगाल कंगाल कहना, मूर्ति विश्व तौसीफ साहब, किसान के घर खाना खाना, किसान के घर खाना खाना, शांति निकेतन जाना, खुदीराम बोस जी के पास जाना, विवेकानंद के आश्रम में जाना, रामकृष्ण जी को हार चढ़ाना, बिल्कुल महामाया मंदिर जाना, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है तो क्या है?
ये तो उन्हें करना पड़ेगा। अपने जो गलती उन्होंने किया उसका तो माफी उन्हें मानना पड़ेगा। ये बीजेपी के जो नेता वो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ जन गण मन हमारा नेशनल एंथम, उसको बदल दो। कभी किसी ने कहा कि हम तो गर्व से कहते हैं, हमने तो बल्कि सिनेमा हॉल में उसको मैंडेटरी कर दिया, उस पर भी विपक्ष का रोना पीटना जारी था। शिवम, आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है पश्चिम बंगाल, तौसीफ साहब। जहां तक बात की जाए ममता बनर्जी तो जिस तरह से झल्लाई थी जब उनके काफिले के सामने जय श्री राम का नारा लिया गया था, आपको वो भी याद रहना चाहिए। हालांकि मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मित्र प्रकाश फिर एक बार जुड़ चुके हैं। मित्र प्रकाश जी अपनी बात रखें तो मैं प्रेम कुमार जी और रंजन साहब के पास जाऊं। सर, मैं आप सभी को एक बात ये अपनी रखना चाहूंगा कि जब चुनाव का मौसम आता है तो ऐसे बहुत सारे नेता तैयार रहते हैं, वो इस मौके की तलाश में रहते हैं कि ऐसा समय आएगा कि हमारी अच्छी बोली लगेगी तो इस समय हम ये पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये पार्टी ज्वाइन करेंगे। चाहे आज कांग्रेस, लेफ्ट या ममता दीदी की पार्टी, जो भी पार्टियां बीजेपी में शामिल हो रही हैं, वो ऐसे ही लोग थे जो काफी पहले से फिराक में थे कि हमें अब यहाँ तो सम्मान मिलने वाला नहीं है, हम बीजेपी में जा रहे हैं। तो बीजेपी ऐसे लोगों को लेके कोई बहुत बड़ा अपना जनादेश नहीं क्रिएट कर सकती है, इसको वोट में तब्दील नहीं कर सकती है। जनता वहां की समझदार है कि दिल्ली में किसान बैठा है, जो पार्टी है उसके साथ, जो गृह मंत्री उसके साथ खाना नहीं खा के हमारे साथ खाना खा रहा है, तो जनता इस बात को भी देख रही है। जनता इस बात को देख रही है कि जब अमित शाह किसी दलित के वहां खाना खाते हैं तो जनता इस बात को भी देख रही है कि अमित शाह हाथरस के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और हम जनता के बीच में जल, जंगल, जमीन और रोजगार और किसान जैसे मुद्दे लेकर जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और जनता को बताएंगे कि राष्ट्रीय पार्टी जो आपकी इस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप अकेले जाएंगे मित्र प्रकाश जी, आप अकेले जाएंगे वामपंथी दलों के रूप में, या आप सब एक साथ होकर सारा विपक्ष गोलबंद होगा और बीजेपी को जाके बताएगा, वहां के वोटरों को बताएगा कि तुम्हारे हित के लिए क्या है और तुम्हारा हित किसमें है? सर, हम राष्ट्र हित में जो होगा, अगर हमें एक साथ आना पड़ेगा तो हम आएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जनता तक सही चीजें पहुंचाएं। ये घबराई सी आवाज और ये कॉन्फिडेंस का ऐसे टूट जाना बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसा कर रही है वेस्ट बंगाल में। इलेक्शन सर पे हैं, लेकिन इनको भी पता है कि अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो रास्ता खोल के रख लेते हैं, वो चोर दरवाजा, सारे इकट्ठे हो जाएंगे और लड़ लेंगे। पर ये अच्छी बात है, ये डर रहना चाहिए। प्रेम कुमार जी, इस समय ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी चाहती हैं कि सारा विपक्ष एक हो जाए। देखिए, ये रणनीति तो अभी बनी नहीं है, सामने आई नहीं है। ये अटकल लगा सकते हैं हम लोग, अपने ममता जी की क्या रणनीति होगी ये सामने आएगी। अभी मुझे याद है एक डिबेट में, पिछली डिबेट में आपके ही साथ था, तो भट्टाचार्य साहब ने याद दिलाया था कि किस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अवार्ड लौटाया था जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके विरोध में। तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि अरे ये अवार्ड वापसी गैंग क्या तब से है? ये सवाल मेरे दिमाग में आया था कि ये बीजेपी वाले जब रविंद्रनाथ टैगोर के पास गए थे तो क्या उनको अवार्ड वापसी गैंग वाले के पास गए थे क्या? ये एक प्रश्न मेरे दिमाग में कौंधा कि आज भी अवार्ड वापसी जो है उसको गैंग कहकर पुकारते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम वो किस नाम से लेने जाते हैं? मनीष जी, मैं जवाब दे देता हूं। छोटा सा जवाब दें, फिर मैं रंजन साहब के पास जाऊं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको, प्रेम कुमार जी, के कम से कम इतने बड़े व्यक्तित्व के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और सुनिए, अवार्ड वापसी गैंग हम उसको कहते हैं जो सेलेक्टिवली आउटरीच होता है, उनको बहुत सारी जगहों पर आके बंद हो जाती हैं। इसी देश में महिलाओं को हरामखोर से लेकर कुछ कुछ बोला जाता है, वहां पर उनकी अवार्ड वापसी निकलती नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा मुद्दा हो पे जहां पर उनको अपीजमेंट में फायदा मिलेगा तो अवार्ड वापसी होने लगती है। तो कृपया करके जब आप रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो सम्मान के साथ करें, मुझे वहां पर इत्तेफाक है। और ये अवार्ड वापसी गैंग ही है। आप सेलेक्टिवली बोलेंगे तो आपको अवार्ड वापसी गैंग ही कहा जाएगा। इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग का अपने आपको अगर बुद्धिजीवी वर्ग सेलेक्टिव है तो उनका सेलेक्टिव एमनीशिया हम एक्सपोज करेंगे, हम उनको जवाब देंगे, हम उनको जनता के सामने लेकर आएंगे। आपके लिए वो बुद्धिजीवी होंगे, लेकिन अगर वो हिपोक्रेट हैं तो उनकी हिपोक्रेसी इस देश की जनता के सामने आना अनिवार्य है। आपको क्या दिक्कत है बताइए? अरे भाई, आपको आवाज उठाना है ना, हाथरस के लिए भी अगर आवाज उठाते हो तो इस देश में हर एक महिला के साथ जो भी दिक्कत होती है उसके लिए उठाइए। अगर आवाज उठानी है तो पालघर लिंचिंग के लिए भी उठाइए। अगर आवाज उठानी है
तो जितना भी वेस्ट बंगाल में 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मेरी पार्टी के मारे गए, उस पर भी आवाज उठाइए। कहां गए ह्यूमन राइट्स आपके, बताइए मुझे जरा। 100 कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ गई, जो जनता आपको सड़कों पर नजर आ रही है, ऐसे ही नहीं है। हमने कुर्बानी दी है। शिवम प्रेम कुमार जी, इस समय हमारी बहस चल रही है बंगाल की सियासत में। हमें इतने अतीत में नहीं जाना है जहां पर इतिहास खंगाल कर हम केवल इतिहास पे एक डिबेट कर लें। इस समय चल रहा है कि पीके की बात, क्या वो भविष्य दृष्टा बन चुके हैं, और इसके साथ साथ क्या बीजेपी के आंकड़ों में दम है। हमारे साथ रंजन भट्टाचार्य साहब हैं। रंजन साहब, आपने पूरी बहस सुनी। मेरा सवाल आपसे इस समय बनता है वो ये है कि क्या आपको लगता है बीजेपी की तैयारी से ममता दीदी परेशान है? वो चाहती है कि सारा विपक्ष एक हो जाए और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आपने सही बोला है कि इस तैयारियां जो बीजेपी ने किया है, ये तैयारियां इससे पहले इन्होंने बिहार में किया है, उससे पहले झारखंड में किया है, उससे पहले दिल्ली में किया है, उससे पहले आप राजस्थान में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है, मध्य प्रदेश में किया है। तो आप एक एक करके सारे राज्य को पकड़ लीजिए और देखिए क्या रिजल्ट निकाला, क्या नतीजा निकाला है। और ये कहते हैं बार बार कि बीजेपी की दो बार लोकसभा में बढ़िया रिजल्ट करने के जो अहंकार है इनकी, ये बार बार हिंदुस्तान की जनता ने तोड़ दिया है। इन्होंने इनकार किया है इनको एक्सेप्ट करने की। आज भी ये जो आपकी बीजेपी की पक्ष में जो कह रहे हैं, सारे बातों में एक अहंकार की झलक नजर आ रहा है मुझे। और ये हम इतना ही बताएंगे कि भाई साहब, राजनीति इतना आसानी से नहीं किया जा सकता है। राजनीति, हम मनीष जी आपकी इसी टाइप की एक डिस्कशन में पहले भी बोला हूं कि राजनीति करने वाले और राजनीति से जुड़े हुए लोगों को एक बार 2 दिन 3 दिन 2 महीना 3 महीना 6 महीना के लिए आएगा और सोचेगा कि बंगाल की जनता उसको वोट में चुनाव में जिताएगा। ऐसा नहीं होता है। मैं 365 जवाब बहस खत्म करनी। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी पार्टी के और मेरे देश के गृह मंत्री जब वेस्ट बंगाल में थे तो इसी देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता गोवा में छुट्टियां मना रहे थे, केजरीवाल घर में थे, अखिलेश यादव लंदन में थे, और साहब कह रहे हैं बड़ी शालीनता के साथ कि ये देखिए इतनी आसानी से राजनीति नहीं होती। ये आसान लगता है आपको? आप कहते हैं कि हम में अहंकार है। हम आज साउथ इंडिया में पहुंच गए हैं। जो हिंदी हार्टलैंड पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहा गया था, उसको तोड़ के आज हम हैदराबाद से लेकर आंध्रा से लेकर तमिलनाडु तक जाते हैं, और आप आज भी कहते हैं कि अहंकार है। अगर अहंकार होगा तो जनता तय करेगी, जनता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ये आप ही का आर्गुमेंट था इससे पहले। आप शिवम दक्षिण भारत की सियासत का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप वहां राजनेता के रूप में गए हैं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए होगा कि वहां पर अभिनेता के रूप में रजनीकांत और कमल हसन भी उतरे हैं, जो राजनेता बने हैं। तो राह आसान नहीं है। जी हाँ, देश का सवाल में आप लोग जुड़े। रंजन भट्टाचार्य साहब, शिवम त्यागी, एडवोकेट तौसीफ खान साहब, मित्र प्रकाश और प्रेम कुमार जी। बहस खत्म करते करते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ममता दीदी ने आज कहा, जी हाँ, गृह मंत्री के सारे सवालों का जवाब मैं कल दूंगी, यानी कि उनके जवाबों में निश्चित ही बवाल मचेगा, जिसको लेकर हो सकता है मैं फिर एक बार आऊंगा। देश का सवाल आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक।